हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल AE MCQ जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। सेट 1 रहेगा गाइस, ये मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइस, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है, उसके MCQs बेस्ड, जो आपके आने वाली MCQ बेस्ड एग्जाम जैसे राजस्थान JEE, UPSC AE और SSC JEE में हेल्पफुल रहेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए गाइस, तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो ज़रूर करेगा गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज IS कोड, ठीक है, दिस इज IS कोड यूज्ड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफ फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे किसकी बात की हुई? नेचुरल सोर्स जो फाइन एग्रीगेट मिलते हैं उसके लिए कौन सा IS कोड स्पेसिफिकेशन होता है। तो गाइस, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? IS 383 रहेगा, ठीक है। IS 456 2000 आपको पता है किसके लिए? स्टील के लिए होता है। तो गाइस, ये कोड 2386 है, दैट इज टेस्ट फॉर एग्रीगेट्स के लिए होता है। 383 स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए, 456 PCC और RCC के लिए होता है, और 269 33 ग्रेड OPC सीमेंट के लिए यूज होता है गाइस। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाता है। देखो, जितने ज़्यादा इसमें से आप याद कर पाओगे उतने ज़्यादा आप एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस लिए PCC 456 है ना, OPC ग्रेड के लिए 269 पूछा था, हो सकता है 33 43 ग्रेड के लिए आपसे आगे आने वाले समय में पूछ ले, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे देखो कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट का भी मेंशन किया हुआ है 383 जो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए पूछा हुआ है, तो टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के लिए 2386। तो गाइज, ये यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। 875 पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 5, ठीक है, सेकंड। और ये स्नो लेट लाइव लोड के लिए होता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए 1893 होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है गाइज। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होते हैं वो कितने ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं? तो गाइस, 3 ग्रुप में वो क्लासिफिकेशन किया जाता है उनका। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकंड इज स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्टैंड कंक्रीट। गाइस, RCC में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ये किसी मतलब एक्चुअली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है गाइस, ये सारे, ठीक है। तो ये इसे क्वेश्चन UPSC में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो गाइस, यहाँ पे देखो 10 से लगा के 20 तक जो होता है वो ऑर्डिनरी ग्रेड, 25 से लगा के 55 तक स्टैंडर्ड ग्रेड में आ जाता है, और 60 से लगा के 80 तक किसमें आएगा? हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में आएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन LSM टू दी WSM। तो गाइस, LSM से WSM के बीच का आपको शेयर स्ट्रेस, गाइस ये वर्ड आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए LSM और WSM में क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूले का आपको रेशो निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो LSM में कैसे निकालते हैं? 0.25 अंडर ऑफ FC के। गाइस, ये शेयर स्ट्रेस टाउ होता है, ये इसकी जरूरत आपको कहाँ पड़ती है? जहाँ पे आप शेयर वाला जो चैप्टर पढ़ते हो ना, वहाँ पे आपको टाउ V टाउ C निकालने की जरूरत पड़ती है ना, उस टाइम पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 0.25 अंडर FC के, और जो WSM में होता है वो 0.16 अंडर FC के होता है, ठीक है गाइज। ये इसको आपको फाउंडेशन में भी जरूरत पड़ेगी, जब डिजाइन और फुटिंग करोगे ना वहाँ पे भी आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी गाइज, ठीक है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, उसने LSM से WSM का रेशो पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 25/16 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो गाइज, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25/16 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन HYSD स्टील बार इन लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो गाइज, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रेस के लिए HYSD में जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है? 130 न्यूटन पर mm² होती है। रिमेंबर करना इस क्वेश्चन को आपको सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नॉर्मल स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पता है फॉर माइल्ड स्टील, तो कैसी होती है? इस टाइप की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है गाइज यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है। तो ये आपको पता होता है क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस क्या होगा? हुक्स लॉ वैलिड होता है किसमें? इलास्टिक लिमिट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होता है, यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट होता है, और यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है ना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंस होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा? प्लास्टिक जोन होता है, ये वाला जोन। उसके बाद स्ट्रेस हार्डनिंग जोन होता है, ये वाला जोन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाती है, उसके बाद फ्रैक्चर स्ट्रेस हो जाती है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। बाकी आपको इसके परसेंटेज भी, रेनफोर्समेंट भी पता होना चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग में कितने परसेंटेज रेनफोर्समेंट रहेगा, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहता है? 15 से 30 रहता है, 20 से 30 रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे क्या पूछा था? नॉर्मल स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इम्प्लाइसेस। तो किसके बराबर होती है यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस? अपन उस नॉर्मल स्ट्रेस को एवरेज स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग में रखते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। तो गाइस, वन सरफेस से
अगर अदर सरफेस पे काउंटर ट्रांसफर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो डी विल बी द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अ बार टेपर्ड फ्रॉम अ डायमीटर 140 mm टू अ डायमीटर 80 mm। तो गाइज यहाँ पे कोई बार होगा जिसका डायमीटर यहाँ पे मान लो 140 mm का था और यहाँ पे कितना हो गया, वो 80 mm को टेप कर दिया मैंने एक तरीके से, ओवर इट्स लेंथ ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी थी, 4 मीटर की लेंथ थी, ठीक है। इट इज सब्जेक्टिव टेंसाइल फोर्स ऑफ 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ था वो कितना था, 25 किलो न्यूटन का फोर्स था। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन होगा, डेल्टा आपको निकालना है गाइस, ठीक है। तो टेपर्ड सेक्शन के केस में जो गाइस फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, 4PL, जिससे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेपर सेक्शन में जब अपन डिराइव करते हैं तो PL/पाई D1 D2 इंटू E हो जाता है गाइज। ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है, आपको ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो गाइज ये यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला मैंने, 4PL/D1 D2 इंटू E होता है, ठीक है। 4 है, P आपको पता है कितना, 4000 है फोर्स, ठीक है। P की वैल्यू क्या पे है गाइज, यहाँ पे फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है, 25 इंटू 10⁻³ है, 25 किलो न्यूटन में, तो ये फोर्स है। एल की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर है, तो 4000 मीटर mm हो गई वो, ठीक है। सारी वैल्यू mm में ले रहे हैं अब। पाई बताइए आपको, D1 D2 क्या है, यहाँ पे देखो D1 140 और 80 mm में लिख लिया मैंने, और E क्या है 2 इंटू 10⁵ तो आंसर क्या आएगा, 0.0568 आएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस। गाइज ये भी इंपॉर्टेंट टाइप को क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, आपको ई की वैल्यू गिवन है और आपको म्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये आपको पता भी होता है कि 3 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, 4 कॉन्स्टेंट होते हैं अपने पास में, ठीक है। ई होता है, उसके बाद क्या होता है, के होता है, म्यू होता है, और एक और क्या होता है, जी होता है। ये कॉन्स्टेंट होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है गाइज, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, ठीक है। 2 रिलेशंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, E = 3k1 - 2 म्यू और E = 2g1 + म्यू। जब आपको g दिया हो और E दिया हो तो आप म्यू निकाल सकते हो किसी भी तरीके से। तो अभी यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, E गिवन है और म्यू गिवन है, तो आपको पता होगा ये दोनों रिलेशन है, तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो 3.3 इंटू 10⁵ आ गया आंसर यहाँ पे, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट यूज ऑफ द क्लोराइड कंटेंट डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट जब डिटर्मिनाइन करते हैं अपन एनवायरमेंट में, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो, तो पोटेशियम क्रोमेट आप यूज करते हो, ठीक है गाइस। आंसर विल बी पोटेशियम क्रोमेट। ये K2CrO4 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है पोटेशियम क्रोमेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2CrO4 होता है। और टाइट्रेशन किसकी हेल्प से करते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से आप क्या करते हो, टाइट्रेट करते हो उसको। इन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड गाइज, ठीक है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो होती है उसमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपको पढ़ाया गया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ की 3-4 मेथड होती है, कौन कौन सी, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड, ठीक है, इस तरीके से। तो जब अपन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं ना, वो कहाँ यूज़ करते हैं, वो कॉन्स्टेंट होता है। जब आपका रेट, मतलब जैसे एक साल में आपके 2000 लोग बढ़े तो अगले साल में भी आपके 2000 लोग ही पर्सन ही बढ़ रहे होंगे, उस कंडीशन में आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइज मेंशन किया हुआ है आंसर 1, ये 383 नहीं है गाइज इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, रेट ऑफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक इंक्रीज कब यूज करेंगे अपन, देखो पहली चीज तो ये, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। तो ये अपना यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो ओल्ड सिटीज के लिए जो यूज होती है ना, वो मेथड क्या होती है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होती है। और न्यू सिटीज जो होगी ना अभी जो नई डेवलप, उसके लिए क्या यूज करोगे तुम, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करोगे गाइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Pn = P0 NX बार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर प्रिडिक्टिंग द कलर ऑफ वाटर, ठीक है, बेस्ड ऑन द कलर मैचिंग टेक्निक। तो गाइज यहाँ पे क्या कलर निकालना है आपको, और कलर मैचिंग टेक्निक पे बात हो रही है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, टिंटोमीटर यूज करते हैं गाइस, ठीक है। नेफ्लोमीटर आपको पता है NTU यूनिट होती है, वो किस लिए यूज करते हैं, टर्बिडिटी निकालने के लिए, पोटेंशियोमीटर pH निकालने के लिए एक तरीके से, और ऑस्मोमीटर ऑर्डर्स वगैरह निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गाइस, ठीक है गाइस। देखो फिल्ट्रेबल सॉलिड जो निकालना होगा ना आपको फिल्टर, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइक्रो ग्लास फाइबर यूज करना पड़ेगा, या तो फाइबर यूज करेंगे आपको ग्लास फाइबर, ठीक है। सेटलेबल सॉलिड के लिए इमहोफ कौन यूज करेंगे, वोलेटाइल सॉलिड के लिए मफल फर्नेस यूज करेंगे। टर्बिडिटी के लिए अभी बताया मैंने जैक्सन टर्बिडिटी या फिर नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट यूज करेंगे। टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए ओस्मोस्कोप, टोटल डिजोल्व सॉलिड के लिए डायआयोनिक टेस्टर, पीएच के लिए पोटेंशियोमीटर, क्लोराइड्स के लिए मोहर अर्जेंटिनोमीटर, और कलर के लिए टिंटोमीटर, ठीक है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये टेबल आपके लिए, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन।
ठीक है। कलर मैचिंग के लिए मैंने आपको बता दिया और भी कि सस्पेंडेड मैटर्स रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, तो ये इसको बोलते हैं ट्रू कलर। इसकी जो यूनिट होती है ना वो ट्रू कलर यूनिट होती है, TCU। ठीक है, ट्रू कलर यूनिट। और वैल्यू इसकी 5 TCU से 10-15 TCU के बीच में, एक्सेप्टेबल लिमिट 5 है, और कॉज ऑफ रिजेक्शन मतलब इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि TCU किसके बराबर होता है, 1 mg पर लीटर ऑफ प्लेटिनम इन टर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 1 लीटर के अंदर प्लेटिनम रहेगा और किसकी फॉर्म में रहेगा, क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म में रहेगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 TCU बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो है सीवेज। सीवेज क्या होता है, सीवेज इज जनरली, तो सीवेज में आपको पता होगा सॉलिड कंटेंट होगा और क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा। लेकिन अपन जब सीवेज की बात करते हो तो उसमें आप सोचते होंगे सॉलिड बहुत होता है, सॉलिड बहुत कम होता है गाइस, सारा वो पानी से बना होता है। तो 99% तो उसमें क्या होता है गाइस, सॉलिड होता है। ठीक है, और बी विल बी द आंसर, 99.9% सॉलिड होता है और 0.1% उसमें क्या होता है, सॉलिड होता है, और 99.9% वाटर होता है। तो ये मैक्सिमम वाटर से ही बना होता है, आपका सॉलिड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होता है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर वेस्ट वाटर इज फाउंडेड बाय, तो आपको पता होगा गाइस दो चीज़ें अपन निकालते हैं, एक होता है COD, एक होता है BOD। ठीक है, BOD क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, बायोडिग्रेडेबल मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स को बायोडिग्रेड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों की अपन बात करते हैं। ठीक है, COD क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है किससे, BOD से, क्योंकि यहाँ पे अभी बोला मैंने, यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों की बात करेंगे, बट यहाँ पे केवल बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल यूज़ करते हो वो कौन सा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2CrO4 और यहाँ पे H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आप यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद जो बात है गाइस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, BOD का क्वेश्चन है ये। इफ इनिशियल BOD ऑफ द सीवेज सैंपल इज 7 mg पर किलोग्राम kg होता है वो। ठीक है, BOD kg में अपन मेजर करते हैं, एंड फाइनल BO इज 3 mg पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे mg पर लीटर है वो, या तो किलोग्राम पर लीटर में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द डाइल्यूशन 1% देन BOD ऑफ सैंपल इज, तो गाइस यहाँ पे BOD निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनिशियल DO माइनस फाइनल DO इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है इसने, इनिशियल DO कितनी है 7 है, फाइनल DO कितनी है 3 है। ठीक है, तो क्योंकि समय के साथ ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेड करेंगे तो DO कम हो जाएगी। ठीक है, तो 7 माइनस 3 तो हो जाएगा ये, इंटू डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, 1% डाइल्यूशन है मतलब 1/100 है एक तरीके से। ठीक है, मतलब 100% के अंदर एक कुछ चीज़ मिलाई है मैंने, मान लो मेरे पास 100 लीटर का वाटर था तो 1% मैंने कुछ भी मिला दिया, चाहे यूरिया हो चाहे, है ना, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ उसको 7 माइनस 3 इंटू 100/1, इस तरीके से मैं लिखता हूँ गाइस उसको। अगर ये 2% डाइल्यूशन होता है ना तो 100/2 कर देते हैं अपन उसको। ठीक है, मतलब 2 लीटर कोई चीज़ मिलाई है मैंने 100 लीटर में, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा आपका, 400 आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो 400 mg पर लीटर विल बी द आंसर। When the recirculation ratio is high, red trickling filter is unity, then recirculation factor is, तो गाइस यहाँ पे recirculation ratio आपको गिवन है, मतलब R/I का रेशो आपको गिवन है, वो कितना गिवन है 1 है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, रिसर्कुलेशन फैक्टर F की वैल्यू निकालना है। ये ट्रिकलिंग फिल्टर का क्वेश्चन है गाइस, आपको पता होगा ट्रिकलिंग फिल्टर दो टाइप के होते हैं, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे आंसर। ठीक है, देखो R/I का रेशो अपने को पता है, अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 + R/I डिवाइड बाई 1 + 0.1 R/I का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.65 विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, C विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक टर्म पढ़ा होगा आपने, सोनोस्कोप। सोनोस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं, तो गाइस जब भी अपन क्या पाइपलाइंस बनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस पाइपलाइंस को जब बिछाने के बाद ज़मीन के अंदर में, फिर अपन क्या चेक करते हैं कि उसमें चेक करते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है। ठीक है, उस लीकेज चेक करने के लिए एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं सोनोस्कोप। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन द अंडरग्राउंड ऑफ वाटर मेन्स, ये C विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, सोनोस्कोप रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये थे 15 क्वेश्चन के करीब हमने डिस्कस किए, जो UPSC के किसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन थे, जो मैंने मिक्स क्वेश्चन का सेट बना लिया इसीलिए। ठीक है, बाकी गाइस चैनल से जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे MCQ बेस्ड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, जो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ाए आपको जरूर हेल्प करेंगे गाइस। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।